हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ मेरे वाले नोट्स। इन टुडे सेशन वी आर डिस्कस अबाउट इंजीनियरिंग मटेरियल गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा, इससे पहले पहला पार्ट आ गया है। तो अगर आपको वीडियो देखना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको सारे कंटेंट मिल जाएगा जो भी मैं पढ़ाया हूँ, राइट, गेट के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील इज डिफाइंड एज वर्किंग। यानी आपसे बोला गया कि कोल्ड वर्किंग आखिर होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग दोनों क्या हो जाता है इसको रिलेटेड। तो हम लोग देख लेते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करेंगे कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग, दोनों करते क्यों हैं? दोनों हम लोग करते हैं मटेरियल को डिफॉर्म करके, ताकि उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इन्हांस कर सके। बात समझ में आए? ताकि वो जो मटेरियल है उसको ज़्यादा यूजेबल कर सके, ज़्यादा जगहों पे उसको यूज ला सके, और वो ज़्यादा मेरा डक्टाइल हो। तो उसके लिए हम लोग करते हैं कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग। बट द कंडीशन इज, जब हम लोग करते हैं कोल्ड वर्किंग तो इसमें जब हम लोग मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं वो करते हैं बिलो इट्स रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब ये रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या हो जाता है? देखो, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें मटेरियल, कोई भी मेटल मान लो, तो मेटल का जो लेटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाता है वो रीओरिएंट होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी मेरा मेटल है, ठीक है, कोई भी मेरा क्या है, मेटल है। मेटल को जब हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव या बिलो में हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग करते हैं तो इसका जो क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है यहाँ का, इसका क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर, वो क्या हो जाता है, मेरा चेंज हो जाता है, ठीक है। और चेंज होके वो रीओरिएंट हो जाता है, यानी कि इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। यानी आप समझ लो, अगर मेरा रीओरिएंटेड हो जाएगा, इट मीन्स क्या होगा, जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो अलग मिलेगा, उसका प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा मेरा क्या हो जाता है कि जो मेरा मटेरियल मिलता है वो काफ़ी मेरा डक्टाइल हो जाता है, एंड वो मेरा काफ़ी मेरा वर्केबल हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग काफ़ी वर्किंग में अलग अलग सेक्टर में ला सकते हैं। इसके लिए हम लोग करते हैं हॉट वर्किंग। और ये आप समझ गए हो कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हम लोग क्या बोले। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि रिक्रिस्टलाइजेशन को हम लोग साइंस में भी यूज़ करते हैं ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अगर हम लोग को सॉलिड को प्यूरिफाई करना है, ठीक है, सॉलिड कोई क्रिस्टल सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। इसे हम लोग करते क्या, सिंपल, इम्प्योर सॉलिड को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इम्प्योर सॉलिड को आपका हॉट एक लिक्विड में डिप करते हैं जब तक कि वो सेचुरेट ना हो जाए। सेचुरेट मीन्स होता है वेट होना, पूरी तरह से वो भीग जाना, मॉइस्चर हो जाना। और उसके बाद उससे को हम लोग ठंडा करते हैं, और ठंडा करके जो मुझे सॉलिड क्रिस्टल मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिलता है। यानी कि इम्प्योर सॉलिड से प्योर सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं इन साइंस। बट यहाँ पे आ रहा है इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे बात कर रहा है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे एक ऐसा, अगर हम लोग बात करेंगे साइंस में, यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड में रिक्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है सर, तो देखो इसमें क्या होता है, सिंपल जान लो कि अगर कोई बोलेगा आपसे कि रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो जब भी मटेरियल अपना ओरिएंटेशन चेंज करे, यानी कि मटेरियल जो भी उसका आपका लेटिस यानी कि क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर होता है, उस टेम्परेचर में जब उसका चेंज होने लगे उसी को बोलते हैं हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो उसके बिलो में हम लोग करते हैं हॉट वर्किंग, सॉरी कोल्ड वर्किंग, एंड अबव में करते हैं हॉट वर्किंग। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ओके। और थोड़ा सा ये जान लो कि देखो आपका कोल्ड वर्किंग में क्या क्या बोला गया भाई, कि कोल्ड वर्किंग में हम लोग हीटिंग नहीं करते, कोई हीट नहीं, इसलिए नाम से ही पता चल रहा है कि कोल्ड वर्किंग। मतलब यहाँ पे एडवांटेज का अगर बात करेंगे, कोल्ड वर्किंग का एडवांटेज क्या हो जाता है, तो यहाँ पे नो हीट यूज, यानी कि यहाँ पे कोई भी हीट का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा चीज़, इसमें जो मेरा सरफेस फिनिश मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, याद रखना। हॉट वर्किंग मेरा सरफेस फिनिश उतना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन कोल्ड वर्किंग मेरा सरफेस फिनिश काफ़ी अच्छा मिलता है। दूसरा चीज़, हम लोग अगर बात करेंगे हॉट वर्किंग में, तो हॉट वर्किंग में हम लोग कम फोर्स लगाते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम लोग हॉट लगा रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं। तो टेम्परेचर का यूज़ करके अंडर प्रेशर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं मटेरियल को। कोल्ड वर्किंग में सेम करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई हीट तो नहीं हो रहा, क्योंकि हीट से भी क्या हो जाता है, जो भी मेरा मटेरियल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कम फोर्स लगाना पड़ेगा हॉट वर्किंग में। लेकिन कोल्ड वर्किंग में कोई टेम्परेचर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, नो हीट यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए मुझे ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे नो रेसिडुअल स्ट्रेस, मतलब कोई भी यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट नहीं होता। जबकि अगर हम लोग कोल्ड वर्किंग में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हीट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें मेरा रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। इसको हम लोग खत्म करने के लिए फिर टेम्परिंग करते हैं, जो कि मेरा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, इस रेसिडुअल स्ट्रेस को हटाने के लिए। बात समझ में आए? तो ये सारे चीज़ होता है डिफरेंस बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग।
अब आ जाता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको सिंपल ये पूछा था कि भाई कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील इज डिफाइंड एज वर्किंग। तो अभी जस्ट आपने देखा कि कोल्ड वर्किंग क्या हो जाता है, इसमें हम लोग बिलो करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के मटेरियल को डिफॉर्म, ताकि उसके जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज करके एक नया मुझे प्रोडक्ट मिले जो डक्टाइल हो, ज़्यादा वर्केबल हो और वो ज़्यादा यूजफुल मेरा हो सके इंजीनियरिंग फील्ड में, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हार्डनेस ऑफ द स्टील ग्रेटली इंप्रूव विथ, यानी यहाँ बोला कि अगर हमको स्टील का हार्डनेस को बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखो सारे जो यहाँ पे चीज़ बताया गया, जैसे सबसे पहले बात किया गया एनेलिंग का। एनेलिंग क्या हो जाता है, सबका सब जो है मेरा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो जाता है। ये सभी जो दिया गया है एनेलिंग, साइनाइडिंग, नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग, ये क्या हो जाता है मेरा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। और आपको ये भी पता है कि भाई हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्यों करते हैं, टू इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग करते हैं क्या, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। अब बात करते हैं भाई वन बाय वन करके कि भाई एनेलिंग में हम लोग करते क्या। देखो अगर हम लोग एनेलिंग में बात करते हैं तो एनेलिंग वैसे 7 टाइप से होता है, अलग अलग डिफरेंट तरह का एनेलिंग, और इसको 3 स्टेज से करते हैं, जिसमें पहला होता है रिकवरी, फिर हो जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन, फिर होता है ग्रेन ग्रोथ। बट अभी आपको सिंपली ये जानना है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिससे हम लोग उसके फिजिकल, ठीक है, जो आपका मटेरियल है, मटेरियल का फिजिकल एंड उसका समटाइम उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे कि सर इससे मेरा क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है मटेरियल में, तो इससे मेरा जो डक्टिलिटी है वो मेरा काफ़ी बढ़ जाता है, डक्टिलिटी मेरा इम्प्रूव हो जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे हार्डनेस का, तो हार्डनेस इससे अगर ऑब्वियसली अगर डक्टिलिटी बढ़ा तो हार्डनेस क्या होगा मेरा घट जाता है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग हार्डनेस डक्टिलिटी बढ़ाएंगे तो डक्टिलिटी बढ़ेगा तो वो हार्ड ऑटोमेटिक मेरा घटते जाएगा, क्योंकि डक्टाइल हो रहा सॉफ्ट होते जा रहा है। समझ आया कि नहीं, इससे मेरा डिस्टॉर्शन भी बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। तब आ जाता है मेरा, देखो यहीं पे बोला गया हार्डनेस ऑफ द स्टील ग्रेटली इंप्रूव, यहाँ पे बोला हार्डनेस को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला कि भाई एनेलिक एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम लोग फिजिकल और केमिकल उसके प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, चेंज आ जाता है, और इससे मेरा डक्टिलिटी इंक्रीज कर जाता है, मटेरियल का हार्डनेस डिक्रीज कर जाता है। तो हार्डनेस डिक्रीज कर गया, इट मीन्स मेरा ए नंबर आंसर नहीं होगा। बात करते हैं साइनाइडिंग का। देखो अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे साइनाइडिंग का, ठीक है, किसका बात करें हम लोग, साइनाइडिंग का। साइनाइडिंग क्या होता है, साइनाइडिंग प्रोसेस से हम लोग एक तरह से केस हार्डनिंग होता है, यानी कि ये सरफेस हार्डनिंग हो जाता है। सरफेस हार्डनिंग ये भी आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, तो या फिर इसको सरफेस बोलेंगे, इसको या फिर बोलते हैं हम लोग केस हार्डनिंग प्रोसेस, हार्डनिंग प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस। अब बात आता है, ठीक है सर इसमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, ऑब्वियसली बात है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कोई भी मटेरियल में करते हैं ताकि उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इनहांस कर सके, बढ़ा सके, ये तो हम सब में कॉमन रहेगा। बात आता है कि साइनाइडिंग से मुझे मिलता क्या क्या है। देखो ये जो है काफ़ी फास्ट एंड इफिशियंट हो जाता है, ये जो प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वो काफ़ी फास्ट होता है और काफ़ी इफिशियंट माना जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे आ जाता है कि इसको हम लोग कितना टेम्परेचर के अबव में करते हैं, तो इसको लगभग हम लोग 871 डिग्री सेल्सियस से लेकर 954 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में हम लोग रखते हैं और इसको हम लोग हीट करते हैं, फिर इसको कोल्ड करते हैं। साइनाइड यानी कि जो आपका सोडियम साइनाइड बात होता है उसमें उसको हम लोग धीरे धीरे कोल्ड करने के बाद उसको मतलब हीट करने के बाद उसको डायरेक्ट हम लोग ठंडा करते हैं वाटर में या फिर ऑयल में, वाटर या फिर ऑयल में हम लोग क्वेंच कर देते हैं। क्वेंच मीन्स क्या हो जाता है, कोई भी जो हीट रहेगा वो डायरेक्ट अगर अचानक मतलब देखो एक हो जाता है स्लो धीरे धीरे ठंडा करना, और एक होता है डायरेक्ट कोई भी चीज़ को बहुत गर्म है उसको डायरेक्ट अगर पानी में डाल दिए तो उसको कहा जाता है क्वेंचिंग। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या किए कि 871 से लेकर 954 डिग्री सेल्सियस तक पहले उसको सोडियम साइनाइड बात में गर्म करते हैं, उसके बाद हम लोग वाटर या ऑयल में डायरेक्ट क्वेंच कर देते हैं। इससे होता क्या है, मेरा जो स्ट्रेस है वो रिमूवल हो जाता है, जो भी मेरा स्ट्रेस जनरेट हो जाता है वो मेरा रिमूव हो जाता है, यानी कि रिमूव रेसिडुअल स्ट्रेस, ठीक है। ये मेरा स्ट्रेस जो हो जाता है मेरा खत्म हो जाता है। तो ये बात हुआ मेरा साइनाइड का, अब देखो अगर हम लोग साइनाइडिंग करते हैं तो इससे मेरा क्या हो जाता है, इससे मेरा हार्डनेस जो वो मेरा इंक्रीज हो जाता है, इससे मेरा क्या हो जाता है, हार्डनेस मेरा इंक्रीज हो जाता है। और साथ ही साथ मेरा अगर बात करेंगे वेयर रेजिस्टेंस, तो वेयर रेजिस्टेंस भी मेरा इंक्रीज कर जाता है। मेरा फटिग का बात करेंगे तो फटिग भी मेरा इंक्रीज हो जाता है। कोरोजन रेजिस्टेंस का बात करेंगे तो वो भी मेरा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, हार्डनेस इंप्रूव हो रहा, तो किस में इंप्रूव हो रहा है, आपका बी नंबर में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, साइनाइडिंग। देखो मैं और भी बता देता हूँ, जैसे अगर हमारी बात करेंगे यहाँ पे हम लोग नॉर्मलाइजिंग का,
देखो नॉर्मलाइजिंग हम लोग करते क्या, सिंपली नॉर्मलाइजिंग करते हैं टू मेक मेटल मोर डक्टाइल। इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डक्टाइल बनाने के लिए, मतलब इससे मेरा डक्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। ऑब्वियसली मैंने कहा था अगर मेरा डक्टिलिटी इंक्रीज करेगा तो हार्डनेस मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। देखो इसमें करते क्या, सिंपली हम लोग नॉर्मलाइजिंग में पहले तो हम लोग मटेरियल को हीट करते हैं और हीट करने के बाद उसको हम लोग धीरे धीरे उसको स्लो हम लोग उसको ठंडा करते जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, उसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर हो जाता है मेटल का वो अल्टर होने लगता है, जिससे मेरा हार्डनेस जो है वो घट जाता है और डक्टिलिटी उसका बढ़ जाता है। समझ आया कि नहीं। ओके, तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा हार्डनेस क्या हो रहा है, घट रहा है। एंड लास्ट हम लोग बात करते हैं टेम्परिंग का। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे टेम्परिंग को देखेंगे, टेम्परिंग में क्या करते हैं, टेम्परिंग भी सेम मेरा हो जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में, ठीक है। हाई टेम्परेचर में पहले हीट करेंगे और हीट करने के बाद इसको हम लोग एयर में, अधिकतर यूजुअली हम लोग एयर में इसको ठंडा करते हैं। और ठंडा करने के साथ मेरा होता क्या है, हार्डनेस मेरा घटने लगता है और टफनेस मेरा इंक्रीज होने लगता है। समझ आया कि नहीं। और साथ ही साथ जो भी मेरा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस भी मेरा घट जाता है। तो आप क्या देखें यहाँ पे सभी में आप ध्यान दो तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एनेलिंग में तो हार्डनेस यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे साइनाइडिंग को छोड़ के नॉर्मलाइजिंग में तो हार्डनेस मेरा घट रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें टेम्परिंग में तो यहाँ पे हार्डनेस मेरा घट रहा है। सिर्फ एक ही कंडीशन में, साइनाइडिंग में मेरा हार्डनेस इंक्रीज हो रहा है। तो वही पूछा गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। साइनाइडिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बोला गया 8 में क्या पूछ गया है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्रे कास्ट आयरन इन द रेंज ऑफ। देखो इसको मैं आपको कंप्लीट एक आपको बता देता हूँ कि जितने भी आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल हो जाता है जिसको अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा जाता है वो सारे इंपॉर्टेंट जो कि आपको काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आपको एक चार्ट बना लेता हूँ, बता देता हूँ सभी के बारे में। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप करेगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे हम लिख देते हैं और ये आपका मटेरियल है कौन कौन सा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्लेन कार्बन स्टील पर। हम लोग दो चीज़ का बात करेंगे, या तो कास्ट आयरन या स्टील, ये दोनों काफ़ी पूछा जाता है। तो अगर प्लेन कार्बन स्टील आपसे पूछे तो इसका परसेंटेज हम लोग देखते हैं तो 0.05 से लेकर मेरा 0.25% तक रहता है, ठीक है। ओके, अगर हम लोग बात करेंगे लो कार्बन स्टील का, लो सी फॉर कार्बन है, ठीक है। लो कार्बन अगर स्टील हम लोग देखते हैं तो इसमें अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन देखेंगे तो 0.04 से लेकर 0.3% तक रहता है। अगर हम लोग बात करेंगे मीडियम कार्बन स्टील का, इसका अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन देखते हैं तो 0.31 से वेरी करता है, सो जाता है 0.68 तक या फिर 6% तक भी आप ले सकते हो। अगर हम लोग बात करेंगे हाई कार्बन स्टील का, अगर हम लोग हाई कार्बन स्टील का बात करेंगे, इसका अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन देखें तो 0.61 से लेकर या फिर 6 से लेकर ये जाता है आपका 1.5 तक। कभी कभी आपको बोलेगा बियॉन्ड 0.7, देखो यहाँ पे कभी कभी बोलेगा बियॉन्ड 0.7% भी इसको बोलेगा, किसका, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हाई कार्बन स्टील। अब हम लोग यहाँ पे देखें जितना भी स्टील के बारे में देख लिए। स्टील के बाद हम लोग देखेंगे अब कास्ट आयरन के बारे में। तो 1 बाय 1 कास्ट आयरन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रॉट आयरन के बारे में, ठीक है। रॉट आयरन आपको पता होना चाहिए कि रॉट आयरन जो है वो सबसे मेरा प्योर आयरन हो जाता है, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है। वाई सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज देखो मेरा जो रॉट आयरन है इसमें परसेंटेज अब अगर आयरन बोलेंगे तो वो 99.4% मेरा इसमें आयरन होता है, ठीक है। क्या बोले कि 99.4% इसमें आयरन होता है। इन मास में हम लोग लेते हैं, किस में लेते हैं हम लोग, मास में अगर देखेंगे, इसीलिए इसको हम लोग प्योर फॉर्म ऑफ आयरन बोलते हैं। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो अगर रॉट आयरन में हम लोग कार्बन परसेंटेज का बात करेंगे तो अगर मेरा आयरन का परसेंटेज मेरा बहुत ज़्यादा होता है, इट मीन्स काफ़ी कम होता है। कितना होता है, 0.02 से लेकर 0.03 तक, एकदम कम होता है। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। इसके बाद मेरा इंपॉर्टेंट रहता है एक वाइट कास्ट आयरन, ठीक है, वाइट कास्ट आयरन। फिर आ जाएगा मेरा ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे, एक सेकंड, ग्रे कास्ट आयरन। फिर आ जाएगा मेरा मेलियाबल कास्ट आयरन, मेलियाबल कास्ट आयरन। अगर हम लोग बात करेंगे वाइट कास्ट आयरन का तो इसका परसेंटेज मेरा रहता है 1.75 से लेकर 2.30% तक, कभी कभी ये 3.6% तक भी बोला जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ग्रे कास्ट आयरन का तो ग्रे कास्ट आयरन मेरा 2.5 से लेकर मेरा वेरी करता है 4% तक, ठीक है। अगर बात करेंगे हम लोग मेलियाबल, ये M फॉर मेलियाबल, C फॉर कास्ट, I फॉर आयरन, इसका अगर बात करेंगे तो ये 2.20 से लेकर मेरा 3.6 तक जाता है, वेरी करता है। एंड लास्टली हम लोग बात करते हैं पिग आयरन का। पिग आयरन,
पिग आयरन आप लोग यहाँ पे लिख लेना, स्पेस कम मेरा हो गया, ठीक है। पिग आयरन का अगर बात करेंगे तो इसका परसेंटेज मेरा 3 से लेकर मेरा जाता है 4% तक। तो यहाँ पे ये सारे जितने मैंने कहा है ये सभी जो है ऑल दो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गेट को निकल ही नहीं, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट मतलब अदर इंपॉर्टेंट अगर जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे गेट का, पीएसयू का या फिर आप इसरो डीआरडीओ का अगर प्रिपरेशन करो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सभी को आप लोग ध्यान में रखना। यहाँ पे आपसे बोला गया था ग्रे कास्ट आयरन के बारे में। देखो यहाँ पे बोला गया था परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना था। ग्रे कास्ट आयरन देखो यहाँ पे है, ग्रे कास्ट आयरन था 2.5 से लेकर 4% के बीच में रहता है परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो यहाँ देखते हैं क्या उसके रेंज में कोई है, तो 2.5 से 4 यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरा 9 नंबर में क्या बोला गया है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। अच्छा, एक साइड आपका प्रोसेस दिया गया हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड सेकंड नंबर में दिया गया करेक्टर, यानी कि कौन सा करेक्टर किस में चेंज होता है फिर क्या होता है, राइट। यहाँ दिया गया आपको टेम्परिंग के बारे में, फिर दिया ऑस टेम्परिंग या फिर टेम्परिंग का एक टाइप है, और एक होता है मार्क टेम्परिंग, यानी तीनों चीज़ के बारे में आपसे बोला गया। देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टेम्परिंग के बारे में, तो टेम्परिंग में सिंपली ये जान लो कि टेम्परिंग में करते हैं हम लोग क्या है, हार्डनेस मेरा कम हो जाता है। टेम्पर करने के बाद क्या मैंने कहा था कि टेम्परिंग हम लोग करते हैं हार्डनेस को घटाने के लिए, तो हार्डनेस इससे मेरा घट जाता है, और अगर मेरा हार्डनेस घटता है तो ब्रिटलनेस क्या होगा, वो भी मेरा घट जाएगा, और इससे मेरा टफनेस हो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसका तो ए पी का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो पी का देखेंगे हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस आर रिड्यूस, यानी कि पी का 4 यानी कि बी नंबर हो सकता है या फिर आपका सी नंबर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं टेम्परिंग का बात करते हैं। देखो ऑस टेम्परिंग का बात करेंगे तो ऑस टेम्परिंग क्या हो जाता है, ये आपका ऑस्टेनाइट से वेनाइट में कन्वर्ट होता है। देखो यहाँ फिगर में देख लो, यहाँ आप देख रहे हो आपका ऑस्टेम्परिंग क्या करता है, ऑस्टेनाइट से, ठीक है, ऑस्टेनाइट से आप देख रहे हो यहाँ पे बेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर मार्क टेम्परिंग का बात करेंगे तो ये मेरा ऑस्टेनाइट से मेरा आपका देखो यहाँ पे नीचे लिया गया है, दैट इज कॉल्ड योर मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ऑस्टेम्परिंग में सर मेरा जो ऑस्टेनाइट है वो कन्वर्ट हो जाता है बेनाइट में, और मार्क टेम्परिंग में हम लोग देखें कि ऑस्टेनाइट जो है वो मार्टेनसाइट में मेरा कन्वर्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पे आप लोग देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी अगर देखेगा तो पी का दिया गया 4 यानी कि बहुत हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस आर रिड्यूस। अगर हम लोग बात करेंगे क्यू का यानी कि ऑस्टेम्परिंग का, तो ऑस्टेम्परिंग में हम लोग जस्ट क्या देखें कि इसमें बेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑस्टेनाइट इज कन्वर्ट इनटू बेनाइट। एंड अगर हम लोग बात करेंगे मार्क टेम्परिंग का, तो मार्क टेम्परिंग हम लोग क्या देखें कि भाई ऑस्टेनाइट जो है वो मेरा मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो यानी कि 2 नंबर यानी कि आर का 2 यानी कि सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं। देखो और मैं एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर हम लोग टेम्परिंग करते हैं, देखो टेम्परिंग में हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं मेटल को, हीट करने के बाद उसको क्रिटिकल पॉइंट तक हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, उससे हम लोग ज़्यादा ही देखो हमेशा देखना जब भी हम लोग टेम्परिंग करते हैं और मेटल को हीट करते हैं तो बिलो रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट, एंड देन इसको हम लोग हवा में एयर में उसको ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद होता क्या मेरा, इसके बाद जो मेरा हार्डनेस है वो काफ़ी मेरा रिड्यूस हो जाता है। और साथ ही साथ जो एक्सेसिव, देखो हम लोग टेम्परिंग करने का मतलब ही होता है हार्डनेस को रिड्यूस करना, सिंपल सा लॉजिक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसको यूज़ कहाँ का करते हैं हम लोग, टेम्परिंग जो होता है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है टूल्स में, जो कटिंग टूल होता है उसको उसमें हम लोग हार्डनेस को घटाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अगर हार्ड रहेगा तो इम्पैक्ट लोड को झेल नहीं पाता। वैसे देखो यहाँ पे हार्डनेस का बात किया गया, टफनेस का बात किया है, दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है, टफनेस जो होता है वो इम्पैक्ट लोड को झेल नहीं पाता, सडन लोड अगर लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड योर हार्डनेस उसका काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप ग्लास देखोगे, ग्लास कांच को अगर ऊपर से फेंक दोगे तो वो टूट जाता है, क्योंकि उसमें टफनेस काफ़ी होता है, वो टफ मटेरियल हो जाता है। तो हम लोग टफ बढ़ा देते हैं लेकिन हार्डनेस को हम लोग घटा देते हैं। अब बोलेंगे सर टफ घटा देंगे तो टूट जल्दी नहीं जाएगा, देखो अगर आप कटिंग को टूल को लेंगे या फिर स्प्रिंग को लेंगे, अगर ऊपर से डालोगे टूट सकता है, लेकिन वो अगर मेरा सडनली लोड के ना लगा के हम लोग ग्रेजुअली लोड लगाएंगे तो वो काफ़ी लोड को झेल सकता है। जैसे कांच के ऊपर अगर ग्रेजुअली लोड, अगर धीरे धीरे लोड हम लोग कितना रख देंगे तो टूटेगा नहीं। तो हम लोग ये काम करते हैं टेम्परिंग का, तो इसको हम लोग बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल में काफ़ी यूज़ किया जाता है टेम्परिंग का। समझ आया कि नहीं, ओके। एंड उसके बाद मैं अगर बताऊँ आपको ऑस टेम्परिंग के बारे में, तो इसमें हम लोग जो हीटिंग करते हैं वो मीडियम कार्बन जो आपका फेरस मेटल होता है उसको काफ़ी यूज़ किया जाता है, यानी कि जो आपका हाई कार्बन फेरस मटेरियल हो जाता है, फिर फेरस मेटल होता है, हाई कार्बन फेरस मेटल, उसमें हम लोग ऑस टेम्परिंग काफ़ी करते हैं,
ठीक है। एंड अगर हम लोग, मैं खास इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बता दे रहा हूँ कि किस में करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। आप समझ गए। हम लोग बात करेंगे मार्क टेम्परिंग का, इसको हम लोग अधिकतर क्यों यूज़ किया जाता है। देखो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेरा पर्पस ये होता है कि डिले करना कूलिंग को। कूलिंग में मुझे जितना टाइम देना है उतना टाइम देना। क्यों करते हैं, ताकि मेरा थ्रू आउट द ऑल पीसेस जो है उसमें मेरा इक्वलाइज हो सके, मेरा जो भी मेरा कोई भी उसमें रेसिडुअल स्ट्रेस ना जनरेट हो, जिसके चलते हम लोग कूलिंग टाइमिंग को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। कूलिंग टाइमिंग को हम लोग इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं मार्क टेम्परिंग का। तो ये मेरा कहलाता है ये सारा प्रोसेस। 10th नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका है आज। ये क्वेश्चन बोला गया व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड मेटल इज इंक्रीज, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर मेरा कोई भी सॉलिड मेटल है उसका टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा। आप ही बताओ, कोई भी मेरा अगर मान लो ये मेरा मेटल है, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है। एक बर्नर लिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने के इसके साथ क्या होगा, ये डक्टाइल होने लगेगा। बात समझ में आए कि इसका हार्डनेस क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, स्ट्रेंथ क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, ठीक है। और डक्टिलिटी मेरा बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे होगे, स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल डिक्रीजेज बट डक्टिलिटी इंक्रीजेज। ऑब्वियसली बात है, डक्टिलिटी तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, क्योंकि डक्टाइल होगा, सॉफ्ट होने लगेगा गर्म करने से, बट उसका जो स्ट्रेंथ है वो मेरा घटने लगेगा। जो जितना टफ था वो टफ रहेगा नहीं, मेरा हार्डनेस घटने लगेगा, स्ट्रेंथ घटने लगेगा, लेकिन डक्टिलिटी मेरा इंक्रीज होने लगेगा, राइट। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा एंड कमेंट कीजिएगा कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा उसका आंसर देने का। एंड टेलीग्राम हम लोग का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएगा। इसके साथ साथ कोई भी जो वीडियो आता है, अगर यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजती है तो आपको टेलीग्राम से आपको सारे जो भी नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाएगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपने फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।